हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंटर। दोस्तों कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं प्रैक्टिस सेट सीरीज़ को। हमारी प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही है। तो जनरल स्टडीज़ की सीरीज है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। चाहे यूपी पुलिस हो, एमपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी, एयरफोर्स, यूपी टेट, मतलब जितना भी वनडे एग्जाम्स है सबके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली सीरीज़ है। क्योंकि सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, तो इसको एक दो बार देख लो, रिवीजन कर लो, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो चलिए जल्दी से कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जनक किसे माना जाता है? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? आपको सबको पता होगा, 1885 में हुई थी इसकी स्थापना। तो इसका जो जनक माना जाता है, किसको माना जाता है? ये माना जाता है एओ ह्यूम को। तो एओ ह्यूम को माना जाता है, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो पहली सभा हुई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो जल्दी से कमेंट करो। तो वन का सी राइट आंसर हो जाएगा कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, आईएनसी की पहली बैठक के अध्यक्ष कौन थे, इसको कमेंट करके बताना है। ठीक है, वन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था आपका माउंट बेटन। कौन थे? माउंट बेटन थे। टू का इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत का नेक्स्ट हमारा कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था स्वतंत्र भारत का? ये थे श्री राजा गोपालाचारी। ठीक है, माउंट बेटन पहले गवर्नर जनरल थे लेकिन स्वतंत्र भारत के। लेकिन अगर बोलेंगे स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो ये राजा गोपालाचारी थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे वो राजेंद्र प्रसाद थे। 9 अगस्त 1946 को पहली बैठक हुई थी और 13 अगस्त को देश प्रस्ताव पारित किया गया था, पेश किया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो अस्थायी सदस्य थे वो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, तो 3 का सी दैट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। ठीक है, असम की क्या है? दिसपुर। ध्यान रखेंगे। मेघालय की शिलोंग है और मणिपुर की इम्फाल। मणिपुर की इम्फाल। ठीक है, तो 4 का बी दैट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आंग सांग सूकी। तो आंग सांग सूकी पिछले कई सालों से बहुत ज़्यादा चर्चा में है। तो इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया शांति का, लेकिन उसके बाद जो जेनोसाइड हुआ वहाँ पर रोहिंग्यास वगैरह का, तो इसलिए दुनिया ने इनकी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया। तो अब क्या है कि म्यांमार की है, ये कहाँ की है? म्यांमार की। तो म्यांमार में इस समय मिलिट्री शासन चल रहा है, तो मिलिट्री शासन ने इनको उठाकर जेल में डाल दिया है। तो जेल में डालने के बाद इनकी सज़ा को थोड़ा सा कम भी किया गया। तो आंग सान सूकी काफ़ी गर्म मुद्दा रहता है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे, हॉट टॉपिक से बहुत ज़्यादा। तो 5 का सी दैट आंसर हो जाएगा हमारा। और वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई। और जापान की क्या है? टोक्यो। थाईलैंड की क्या है? बैंकॉक। ध्यान रखेंगे। अच्छा, जापान के इस समय प्रधानमंत्री कौन है? जल्दी से कमेंट करो। भारत की यात्रा पर थे वो, G20 में उन्होंने भाग लिया। तो जापान के प्रधानमंत्री कौन है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अर्जुन रणतुंगा। अर्जुन रणतुंगा किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं? तो ये आपके क्रिकेट के हैं। क्या है? क्रिकेट के। तो क्रिकेट के अर्जुन रणतुंगा है। भारत का हॉकी टीम का कप्तान कौन है? तो भारत का हॉकी टीम का जो कैप्टन है वो कौन है? जल्दी से कमेंट करके बताओ कि भारत की हॉकी टीम का कैप्टन कौन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विक्रम संवत की शुरुआत किसने करी थी? तो विक्रम संवत की शुरुआत आपकी करी गई थी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा। तो इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, बाकी मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, लेकिन विक्रम संवत की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। अच्छा, विक्रम संवत की डेट बताइए। विक्रम संवत की डेट क्या है? कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पीठ संप्रास। पीठ संप्रास किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो पीठ संप्रास जो है ये किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो खेल और खिलाड़ी से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इसको ध्यान रखना है। तो पीठ संप्रास आपके लॉन टेनिस के खिलाड़ी हैं। 8 का 20 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अभी हाल में भारत के जो नए ग्रैंड मास्टर बने हैं शतरंज में, वो कौन है? कमेंट करके बताओ, पता हो तो। नेक्स्ट हम क्वेश्चन है कि भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट, इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? भारत की किस भाषा को कहा जाता है इटालियन ऑफ द ईस्ट? ये कहा जाता है तेलुगु। तो तेलुगु भाषा की बहुत सारी सिमिलरिटीज़ आपकी इटालियन भाषा से भी मिलती हैं, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 9 का 20 राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि शक संवत जो आधारित राष्ट्रीय पंचांग को कब अंगीकृत किया गया था? तो शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के आधार पर कब अंगीकृत किया गया था? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आपका 22 मार्च 1957 को। देखो, शक संवत और विक्रम संवत बहुत बार एग्जाम में ये रिपीट होते हैं, तो इसलिए ध्यान रखना इसको कि शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग पहली बार घोषित किया गया है और कब इसको अंगीकृत किया गया था? तो 22 मार्च 1957 किया गया था, तो इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण में उपयोगी गैस कौन सी है? तो प्रकाश संश्लेषण में किस गैस का उपयोग किया जाता है? ये किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ होता है प्रकाश संश्लेषण में। तो 11 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन क्या दिखता है? नाइट्रोजन के बाद जो सेकंड जो गैस है वायुमंडल में वो कौन सी है? ऑक्सीजन। ठीक है, तो नाइट्रोजन कितने परसेंट है हमारे वायुमंडल में? जल्दी से कमेंट करके बताओ। देखो, ओजोन के बारे में बात करते हैं। ओजोन अगर समताप मंडल में है तो ओजोन हमारी उतरी, अगर ये समताप मंडल में है तो हमारे लिए जीवनदाय का काम करती है। लेकिन अगर यही ओजोन अगर क्षोभ मंडल में आ जाती है, जो ट्रोपोस्फियर हम कहते हैं, तो ये क्या है? ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट क्रिएट करती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको भी जानना। बहुत बार एग्जाम में ओजोन से भी क्वेश्चन डाल देते हैं। तो समताप मंडल में तो जीवनदाय का काम करती है ओजोन लेयर हमारे लिए, क्योंकि ये पैराबैग्निक किरणों को रिफ्लेक्ट कर देती है, वापस आने नहीं देती। तो UVC जो रेज होती हैं वो बहुत खतरनाक होती हैं हमारी स्किन के लिए, तो उनको नहीं आने देती, क्योंकि वो कैंसर जनरेट करती हैं
है, तो इसलिए ध्यान रखेंगे ओजोन के बारे में भी। तो 11 का सी ज़्यादा आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत में किस में नए पौधे पत्ती से निकलते हैं। निम्न में से किस में नए पौधे पत्ती से निकलते हैं। तो कौन सा ऐसा पौधा है जिसके पत्ते से ही एक पौधा निकलता है, ये पत्थरचटा। तो पत्थरचटा एक ऐसा पौधा है जिसके पत्ते से ही पेड़ निकलता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया ये। तो 12 का 20 ज़्यादा आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि थॉमस अल्वा एडिसन ने किसका आविष्कार किया था। सबको भी पता होगा, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। थॉमस अल्वा एडिसन ने किसका आविष्कार किया था। ये क्या था, बेली के बल्ब का। अच्छा, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। जेल बेयर्ड ने। कंप्यूटर का चार्ल्स बेबेज ने। साइकिल का आविष्कार किसने किया था, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि साइकिल का आविष्कार किसने किया था। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि मिस्टर क्लीन किसे कहा जाता था। तो अब ये देखो क्लीन वाली भाषा है तो अंग्रेजी कहेंगे। तो कौन थे मिस्टर क्लीन। भगत सिंह तो इतना इनको टाइम नहीं था कि वो क्लीन रहे। सुभाष चंद्र बोस को भी इतना टाइम नहीं था। हाँ, मिस्टर क्लीन राजीव गांधी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, मिस्टर क्लीन राजीव गांधी कहते थे। 14 का इज दैट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सजीव वस्तुएं। नेक्स्ट कथन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसने कहा था। ये कथन है कि सजीव वस्तुओं से ही उत्पन्न होती हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कथन है, बहुत बार एग्जाम में इसको भी बार बार पूछा गया है। तो सजीव वस्तुओं से ही उत्पन्न होती हैं, ये कथन था किसका, डार्विन का। तो 15 का 20 ज़्यादा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, कॉपरनिकस ने कौन सा नियम दिया है। और मैडम क्यूरी ने तो रेडियम का आविष्कार किया था, रेडियो एक्टिव मटेरियल का, रेडियो एक्टिविटी का। और कॉपरनिकस ने किसकी मतलब खोज की थी, तो इसके बारे में कमेंट करो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कोस्का शब्द का निर्माण किसने किया था। कोस्का शब्द का निर्माण किसने किया था। तो हल्डे ने, हक्सले ने, मेडल ने या रॉबर्ट हुक ने। कोस्का शब्द का जो निर्माण है ये रॉबर्ट हुक ने किया था। तो 16 का डी ज़्यादा आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन है कि अफ्रीका के किस राष्ट्र को सर्वप्रथम स्वतंत्रता मिली। तो अफ्रीका का कौन सा, जो क्योंकि पूरा अफ्रीका ही गुलाम था अंग्रेजों का, तो पहला ऐसा कौन सा राष्ट्र है जिसको सबसे पहले क्या मिली थी, स्वतंत्रता मिली थी। ये था आपका घाना। कौन है, घाना। तो 17 का 20 ज़्यादा आंसर हो जाएगा। ये भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है। ठीक है, ध्यान रखो इसको। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि थायराइड हार्मोन की न्यूनता से कौन सा रोग होता है। अगर आपकी बॉडी में हार्मोन जो है वो कम हो गया है तो आपको गले का रोग हो सकता है, जिसे बोलते हैं गलगंड। ठीक है, गले में गांठें वगैरह आना, ये गलगंड कहलाती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घरेलू मक्खी का कारण कौन सा रोग होता है। तो घरेलू मक्खी के कारण कौन सा रोग होता है। देखो, डायबिटीज़ तो नहीं होता है, कैंसर भी नहीं होता, मलेरिया तो मच्छर से होता है। कैंसर तो आपका मतलब अनियंत्रित जो सेल्स होती हैं बनना, उनका निर्माण होने लगता है, इस वजह से होता है। हैजे का निर्माण होता है क्योंकि हैजा फैलाती हैं मक्खियाँ, कहीं गंदगी में जाएंगी, बैठेंगे, उसके बाद आपके खाने में आ जाएंगी और खाना आप खाएंगे तो आपको हैजा हो जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। घरेलू मक्खी से कौन सा रोग होता है। 19 का 20 ज़्यादा हो जाएगा। एक और मक्खी होती है जिसको बोलते हैं सीसी मक्खी। क्या बोलते हैं, सीसी मक्खी। तो सीसी मक्खी से स्लीपिंग सिकनेस होती है, मतलब आपको नींद जिसको बहुत ज़्यादा आती है, तो मतलब स्लीपिंग सिकनेस अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उसको घरेलू सीसी मक्खी ने काट रखा है। तो सीसी मक्खी ने उसके ऊपर बैक्टीरिया फैलाया है। तो सीसी मक्खी का भी ध्यान रखेंगे, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था। तो भारत में जो परिवार नियोजन कार्यक्रम था ये आपका 1952 से शुरू किया गया था। तो 20 का ए ज़्यादा आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एक अश्वशक्ति किसके समान होती है। तो एक अश्वशक्ति में कितने वाट या किलोवाट होते हैं। तो एक अश्वशक्ति 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट। तो 21 का डी ज़्यादा आंसर हो जाएगा। 746 वाट होता है एक अश्वशक्ति बराबर। ये तो क्वेश्चन मतलब इतना ज़्यादा फेवरेट है हर एक एग्जाम का कि डालते हर एक एग्जाम में आपको 1-2 एग्जाम छोड़ के मिल ही जाएगा क्वेश्चन, कि बहुत ज़्यादा, बहुत सिंपल भी है, सभी नॉर्मली करके आते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सिखों के किस गुरु ने अमृतसर की स्थापना की थी। सिखों को कौन से ऐसे गुरु थे जिन्होंने अमृतसर की स्थापना की थी। ये थे आपके रामदास। कौन थे, रामदास थे जिन्होंने अमृतसर की स्थापना की थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो 22 का ए ज़्यादा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि दिल्ली के लाल किले का प्रारंभिक नाम क्या था। तो दिल्ली के जो लाल किला है किसने बनाया, शाहजहां ने। तो इसका प्रारंभिक नाम क्या था, इसको शुरुआत में क्या कहते थे। तो इसको कहते थे किला मुबारक। क्या कहते थे, किला मुबारक। काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको भी ध्यान रखना है, डीपली थोड़ा सा, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा गया है। तो 23 का डी 20 ज़्यादा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत के किस प्रदेश की जनजातीय जनसंख्या सर्वाधिक है। तो कौन सा भारत का ऐसा प्रदेश है जहाँ पर जनजातीय जनसंख्या सर्वाधिक पाई जाती है। ये आपका मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में आपको जनजातियाँ बहुत सारी मिलेंगी और जनजातियों को बहुत सारे लाभ भी मिलते हैं मध्य प्रदेश में। तो एमपी में आपकी जनजातीय जनसंख्या सर्वाधिक है, इसको ध्यान रखेंगे। 24 का डी राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी। तो भारत में जो सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है ये कौन सी है, ये संथाल। कौन सी आपकी, संथाल अधिकतर झारखंड वगैरह में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में पाई जाती है और सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है बाई ऑप्शन अगर देखा जाए। तो 25 का ए ज़्यादा आंसर हो जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, तो इसको ध्यान रखो, प्रॉपर इसको रिवीजन कर लो, 1-2 बार देख लो और आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो चलिए इसी तरीके से डेली हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो लगातार पढ़ाई करते रहो, लगातार मेहनत करते रहो। आज के लिए इतनी बात है। जय हिंद।